आगे हम देखते हैं कि मनुष्य, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है तो मनुष्य की जो योजनाएं हैं, मनुष्य का अपने पर्यावरण के साथ संतुलन है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो इसी संबंध में किस प्रकार से मनुष्य प्रकृति में रहता है, कैसे विकास की विभिन्न अवस्थाएं उसके सामने आती हैं, तो विभिन्न अवस्थाओं में वह प्रकृति के साथ, अपने परिवेश के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे उसकी विभिन्न अवस्थाएं हमारे सामने आती हैं। तो इन सभी अवस्थाओं को हम जो है निश्चयवाद, प्रकृतिवाद, संभावनावाद तथा नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। निश्चयवाद को नीतिवाद भी कहते हैं, निश्चयवाद को मानव का प्राकृतिकरण भी कहते हैं। यह विचारधारा हमें यह समझाती है कि मानव जब आदिम अवस्था में था, उसके पास इतना ज्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं था, वह तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में इतना निपुण नहीं था। प्राकृतिक जो परिवेश उसके चारों तरफ फैला हुआ था, वह उस पर ही निर्भर होता था। तो इस विचारधारा में, अर्थात यह विचारधारा या इस विचारधारा के अनुसार हमें यह पता चलता है कि मनुष्य तकनीकी ज्ञान की कमी या अनुपस्थिति, वैज्ञानिक खोजों की अनुपस्थिति या उसकी कमी के कारण मनुष्य असहाय महसूस करता था, तुच्छ होता था। यह उसकी पिछड़ी हुई अवस्था थी, आदिम अवस्था थी। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य बोना होता है, प्रकृति के सामने, पर्यावरण के सामने दास के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर पर्यावरण या प्रकृति को ही सर्वशक्तिमान माना जाता है। प्रकृति जो चाहती है इस पृथ्वी पर, प्रकृति ने जो कुछ निश्चय किया हुआ है, जो निश्चित किया हुआ है, इस प्रकृति पर वही घटना घटित होती है। मानव चाहकर भी प्रकृति में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता। मानव का जो आचरण है, उसके जो निर्णय है, वो लगभग निष्क्रिय होते हैं। तो इसलिए प्रकृति ने जो निश्चित किया हुआ है, प्रकृति जो चाहती है इस पृथ्वी पर वही होगा। विकास की, मानव के विकास की यह अवस्था हमें यह समझाती है। यह विचारधारा हमें बताती है कि किस प्रकार मानव प्रकृति के सामने असहाय होता है। जब वह आदिम अवस्था में होता है, जब वह पिछड़ी हुई अवस्था में होता है, प्रथम अवस्था में होता है, तो उस समय सीमित ज्ञान के कारण प्रकृति जो चाहती है इस पृथ्वी पर वही घटनाएं घटित होती है। मानव उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि इसके प्रतिपादन की बात करते हैं, प्रकृतिवाद, नीतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद क्या है? यदि हम इसके प्रतिपादन की बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, कार्ल रीटर तथा फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था। प्रभावित होता था या प्रकृति को मनुष्य ने समय के अनुसार कैसे प्रभावित किया, तो उसके बाद हमारे सामने एक नई विचारधारा आती है, संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म। तो संभावनावाद शब्द को यदि हम गहराई से समझे तो संभावनावाद शब्द हमें ये बताता है कि मनुष्य के पास जब प्रौद्योगिकी का विकास बहुत ज्यादा होता है, प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य नए नए आयाम स्थापित करता चला जाता है, तो यह अवस्था हमें यह बताती है कि
ये हमें लगने लगता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जो चाहे वही परिवर्तन कर सकता है, जो चाहे वही संभव है। तो इसलिए इस विचारधारा का नाम संभावनावाद भी रखा गया है। अर्थात मनुष्य तकनीकी ज्ञान के बल पर, प्रौद्योगिकी के बल पर जो चाहे इस पृथ्वी पर वही परिवर्तन कर सकता है। प्रकृति उसके सामने अवसर प्रदान करती है और मनुष्य अपने बौद्धिक विकास के बल पर, अपने मानस पटल पर जो स्थापित शक्तियां हैं उनकी सहायता से जो चाहे उसी प्रकार का परिवर्तन इस पृथ्वी पर कर सकता है। तो यदि हम संभावनावाद शब्द की बात करते हैं तो संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुशियन फेब्रवे ने किया था, लुशियन फेब्रवे। और यदि इस विचारधारा की स्थापना की बात करते हैं तो इस विचारधारा की स्थापना सबसे पहले वाइडल डिलाब्लास ने की थी। वाइडल डिलाब्लास ने इस विचारधारा की स्थापना की थी। तो यह विचारधारा हमें बताती है कि मानव का प्रभाव प्रकृति के ऊपर कितना होता है। तो इसको हम प्रकृति का मानवीकरण भी कहते हैं। प्रकृति का मानवीकरण आज मनुष्य करता रहा। कि हम एक हरियाणा का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हरियाणा में नारनौल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला एक विद्यार्थी जो कि भूगर्भ शास्त्र से एमएससी कर लेता है, एमएससी करने के पश्चात मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के पश्चात वह प्रयास करते हुए नॉर्वे के लोह अनुसंधान संस्थान में नौकरी पा लेता है। नॉर्वे की यदि हम बात करते हैं, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर महीनों तक सूर्य देवता के दर्शन प्राप्त नहीं होते। बर्फ बहुत ज्यादा जमी रहती है, वहां जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन वैज्ञानिक खोजों ने, प्रौद्योगिकी ने प्रकृति का कैसे मानवीकरण किया कि गजानन सुबह एरोप्लेन में बैठता है और शाम को यूरोपीय देश में अपने दोस्तों के साथ जिम करने के लिए आ जाता है। यदि नॉर्वे की भूमि धरातल की हम बात करते हैं तो वहां पर हरी सब्जियां, चाहे वो गाजर है, गोभी है, ऐसी जो हरी सब्जियां हैं वो वहां पर नहीं उगाई जाती। लेकिन मानव ने प्रकृति पर इतना प्रभाव डाला कि वायुयान के द्वारा वह वहां पर बैठा हुआ, नॉर्वे में बैठा हुआ भी हरियाणा की, भारत की जो सब्जियां हैं, यहाँ के जो विशेष फल हैं उनका आनंद उठाता है। तो इसलिए इसको हम प्रकृति का मानवीकरण भी कहते हैं। आज प्रकृति के मानवीकरण की यदि हम बात करते हैं तो आज मनुष्य ने सागरों महासागरों में भी जो है अपने आवास बना लिए हैं। बड़े बड़े जो पर्वत हैं, पर्वतों पर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े संस्थान स्थापित कर दिए हैं। तो इन दोनों विचार ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेता ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा नव निश्चयवाद अवधारणा का स्थापन किया गया। यह अवधारणा हमें बताती है कि निश्चयवाद तथा संभावनावाद दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हैं, परंतु ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा दी गई यह विचारधारा दोनों विचारधाराओं के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। यह विचारधारा हमें यह बताती है कि प्रकृति का अपना महत्व है, मनुष्य का अपना महत्व है। प्रकृति मनुष्य के सामने विकास करने के अवसर पैदा करती है, मनुष्य उनका फ़ायदा उठाकर
विकास करता है, एक संतुलित तरीके से विकास करता है तो आगे बढ़ता चला जाता है। की स्थापना की थी। तो यह हमें बताती है कि प्रकृति तथा मानव दोनों का अपना अपना महत्व है। ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेता ग्रिफ टेलर हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव और प्रकृति के संयुक्त प्रयासों के बिना विकास संभव नहीं है। मानव प्रकृति के आदेशों का पालन करके ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसको रुको तथा जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार इसको शहर के जो ट्रैफिक चौराहे होते हैं उस पर जो लाल बत्ती लगी हुई होती है, हरी बत्ती लगी हुई होती है, पीली बत्ती लगी हुई होती है, उस चौराहे से जोड़कर भी देखा जा सकता है। हरी बत्ती हमें आगे बढ़ने के लिए, रफ्तार देने के लिए कहती है, लाल बत्ती हमें रुकने के लिए कहती है और पीली बत्ती हमें तैयार होने के लिए कहती है। तो विकास प्रक्रिया में आगे कदम उठाने की अनुमति यदि हमें प्रकृति देती है तो उसको हम हरी बत्ती से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि हम संतुलित एवं सतत पोषणीय विकास की ओर अग्रसर होते हैं तो इसका मतलब कि हम हरी बत्ती को इंगित कर रहे हैं। इसके विपरीत जैसे कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे देश जो अपने आप को, अपने देश को विश्व के सबसे अधिक विकसित देश कहते हैं, तो अंधाधुंध रफ्तार से, चाहे अंधाधुंध रफ्तार विकास की हो, चाहे अंधाधुंध रफ्तार परिवहन की हो, दोनों ही जीवन विरोधी होती है, जो हमें लाल बत्ती की ओर इंगित करती हैं, लाल बत्ती की ओर इशारा करती हैं। तो इसलिए माय नियर एंड डियर दोस्तों, ये विचारधारा रुको और जाओ की जो विचारधारा है, ये हमें संतुलन बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए, योजनाबद्ध विकास करने के लिए इशारा करती है कि यदि हम अंधाधुंध विकास करते हैं, लालचवश अंधाधुंध रफ्तार से विकास करते हैं, तो हमारे लिए प्रकृति खतरे के संकेत उत्पन्न करती है। तो हमारा लाल बत्ती को देखते हुए रुकने का दायित्व बनता है। रुक के हमें नई योजनाएं बनानी होती हैं, प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। तो ये हमें, जब हम योजना बनाते हैं, विकास योजनाओं को चेक करते हैं, नई योजनाएं स्थापित करते हैं, उनमें परिवर्तन करते हैं, तो यह हमारी पीली बत्ती वाली अवस्था होती है कि हम विकास के लिए, नए आयाम स्थापित करने के लिए, नए तरीके से विकास करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए रुकते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से जो है हमें लगातार विकास करते हुए चलते रहना होता है। तो यदि हम अंधाधुंध विकास करते हैं तो हमारे जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, जैसे कि विश्व के जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कहलाने वाले देश हैं, उनकी मुक्त चाल रूपी जो विकास की रफ्तार थी, उसने इतनी तीव्र गति से विकास, अंधाधुंध विकास करते हुए जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो इसलिए ये विचारधारा हमें जीवन में संतुलित तरीके से आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है।